नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कंगना और ममता पर बयानों से बखेड़ा। कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट कर घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेत। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग से की शिकायत, तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। और कंगना ने कहा कि हर महिला गरिमा और सम्मान की हकदार, भाजपा भी मुख कर दिखी। मैंने आप लोगों से हमेशा देखिए कहा है कि नेताओं पर ज्यादा भरोसा मत किया करेगा और नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत रखा करेगा। वो आप देखते हैं किसी भी तरह का कोई भी बयान देते रहते हैं और हर पार्टी के नेता देते रहते हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो कंगना रनौत के इससे पहले के बयान देखिए, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या शब्द उपयोग किए। कांग्रेस के नेता करते रहते हैं, टीएमसी के नेता करते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के हों, आरजेडी के हों, या फिर आप देखिए बीजेपी के हों, हर पार्टी के नेता कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। यहां आप लोगों के लिए जरूरी है महिला आयोग। देखिए महिला आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों के लिए इसकी स्थापना की गई थी और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये जरूर याद रखिएगा। बाकी चुनाव है तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह की बातें चलती रहेंगी। मंत्री ने सुनाया केजरीवाल का नया आदेश, भाजपा को आपत्ति। अब आप सभी जानते हैं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली से ही सरकार चला रहे हैं, दिल्ली से ही आदेश जारी कर रहे हैं, दिल्ली जेल से ही आदेश कर रहे हैं। और देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं मैं। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो आबकारी शराब नीति की वो बात, शराब नीति आई हुई थी ना, उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई। भारत का समर्थन मांग रहे यूक्रेनी विदेश मंत्री। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेवा अपनी पहली भारत यात्रा पर बुधवार को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। सोमवार को जारी एक वीडियो में उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध में अपने देश की स्थिति को महात्मा गांधी के आदर्शों से जोड़कर पेश किया है। और दौरे में कोलेबा युद्ध खत्म कराने के में भारत से अतिरिक्त प्रयास कराने की बात कह सकते हैं। और आपसे भी जानते हैं कि देखिए ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो उसी को बातें हो रही है। अब फिलीपींस पर भारत और चीन के बीच जुबानी जंग। तो पड़ोसी देश चीन पिछले 1 महीने में 4 बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए आपत्तिजनक बयान दे चुका है। लेकिन जब भारत ने फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता का समर्थन करने को लेकर एक बार बयान दिया तो अब यह उसे नागवार गुजरा और वह इसे 2 देशों का आपसी मामला बता रहा है और कह रहा है कि तीसरे देश को दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए ये चाइना है पड़ोसी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। जम्मू कश्मीर में सितंबर के अंत तक होगा चुनाव, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हट चुका है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। पोएम-3 ने अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा कचरा। इसरो के स्वदेशी पोएम-3 यानी कि पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 ने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सफलता की नई कविता लिखी। इसरो ने सोमवार को कहा कि उसके पीएसएलवी रॉकेट ने शून्य कक्षीय मलबा यानी शून्य अंतरिक्ष कचरा मिशन पूरा कर लिया है और यह एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। और देखिए इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में जहाज की टक्कर से गिरा पुल, नदी में गिरे लोग। ये आप देखिए आतंकी पन्नू का नया दावा, अरविंद केजरीवाल को दिए 134 करोड़ रुपए। 1993 की दिल्ली बम धमाके के आरोपित भुल्लर की रिहाई के एवज में धन देने की बात कही है। खालिस्तानी आतंकी
पन्नू ने कहा खुर्द को ईमानदार हिंदू बताने वाले केजरीवाल बेईमान हिंदू है। केजरीवाल के बुरे दिन चल ही रहे हैं, ये देखिए आप लोग। पाक में आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत आप देखिए 6 मारे गए हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोटकों से भरी कार ने मारी बस को टक्कर। अपने नागरिकों पर हमले से चीन सख्ते में पाक से जांच की मांग की हुई है। अब देखिए पाकिस्तान है पड़ोसी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। फाल्गुनी सिंगार, राम रंग में रंगी अयोध्या, और श्री रामलला ने खेली होली। अवध की मंडली ने गाया फाग, पहले पुजारी व संत जन, फिर दर्शनार्थियों ने खेली पुष्प की होली। चलिए, और विशिष्ट है गुलाली। तो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने कचनार और गोरखनाथ पीठ में अर्पित पुष्पों से बना गुलाल रामलला को अर्पित किया हुआ है। अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो अभी तो अब आप देखते हैं कि वहां अरविंद केजरीवाल के आसपास ही सब कुछ चल रहा है। 80% पर्यावरण निधि का नहीं किया गया इस्तेमाल, सीपीसीबी कह रहा है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है। सीपीसीबी द्वारा एनजीटी में दाखिल रिपोर्ट में सामने आई है सच्चाई। एनजीटी की बात करें तो राष्ट्रीय किसकी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अब देखिए चुनावी साल है, आप सभी जानते हैं लोकसभा के चुनाव है, तो 43 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और नई दिल्ली में है इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब आप देखते हैं रावण और सीता को मिला था टिकट, राम अब मैदान में है। जो राम सीरियल है ना रामायण, उसी के किरदारों को बात हो रही है। अरुण गोविल को अभी टिकट मिला ना, बीजेपी ने दिया है मेरठ से। बाकी राजनीति की बातें हो रही हैं। लोकतंत्र के पर्व में हाथी और हेलीकॉप्टर, निर्वाचन आयोग के लिए एक एक वोट बहुमूल्य है। गुजरात के भरूच में आलिया वेट में शिपिंग कंटेनर में ही पोलिंग स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के टसीगंग में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर पोलिंग स्टेशन है। सिर्फ एक मतदाता के लिए भारत का सबसे छोटा पोलिंग बूथ अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के मालो गांव में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चांद्रामेटा में पहली बार मतदाता करेंगे मतदान। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में स्थित अभ्यारण्य में भी बना पोलिंग स्टेशन। विखेरे द्वीप समूह के मतदाताओं के लिए भी त्रिपुरा के डम्बूर लेक बनाया गया पोलिंग स्टेशन। तो एक तरह से आप देखिए वोटर जागरूक हों। अब आप देखिए 2014 के बाद अगर आप लोग देखें, सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस ने, और सबसे ज्यादा वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में। डेली आप देखिए एक ना एक खबर चलती रहती है।
ये सब आप देखते हैं कि खबरें अभी। जरूरी नहीं है कि संविधान प्रदत्त हर अधिकार का आनंद लिया जाए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कह रहा है। CUET यूजी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आप देखें 31 मार्च तक बढ़ी, आप देखेंगे। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट स्नातक के लिए बात हो रही है सब। प्रश्न पत्र की पैकेट खोलने से CISC 12 मनोविज्ञान रक्त परीक्षा स्थगित करने की बात हो रही है, ये भी देखने को मिलेगा। ये राजनीति में हिस्सा लेने पर रोक नहीं हो सकती है जमानत की शर्त। याचिकाकर्ता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट की ओर से लगाई शर्त को किया खारिज। कहा इस तरह की शर्त लगाने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये सोरेन की याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी आप देखते हैं कि जमीन घोटाले का आरोप लगा है इन पर। झारखंड के मुख्यमंत्री है ना। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में श्रद्धालुओं के दर्शन के बीच चल रहा ASI सर्वे। हिंदू धर्मावलंबी परिसर में मां सरस्वती का पूजन और हनुमान चालीसा का करते हैं रहे पाठ। ASI की टीम भोजशाला के हिस्से में कर रही सर्वे का कार्य प्रदेश से कब्र स्थल। ये आप देखिए ASI की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में हुई थी। और यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का विवाद देखा जा रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की याचिका का केंद्र ने किया विरोध। विदेशी संस्थान विनियमन अधिनियम लाइसेंस को रद्द करने के खिलाफ थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की याचिका का केंद्र सरकार ने जोरदार विरोध किया है। इसमें रोहिंग्याओं को निकालने के लिए उठाए कदमों की जानकारी तलब। जनहित याचिका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। याचिका में रोहिंग्या मामलों की पूर्व जज से मांग कर जांच करवाने की मांग की हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक को सह देने वाले 57 कर्मी 1 वर्ष में सेवा मुक्त हुए हैं। बांगचुक का 21 दिन से चल रहा अनशन खत्म हुआ। लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे 6ठे शेड्यूल की कर रहे मांग। लद्दाख के मुद्दे पर आज जनसभाओं में होगा भावी रणनीति का ऐलान। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना लद्दाख को। देखिए लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है, तो इसे राज्य बनाने की बात हो रही है। CPR इंडिया की CEO यामिनी अय्यर देंगे इस्तीफा। शोध कार्य करने का अधिक समय देने के लिए लिया इन्होंने निर्णय। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की बात हो रही है। डल झील में अब साइकिल से भी कर सकेंगे सैर। 200 रुपये में 30 मिनट करें सैर। प्रशासन ने निजी कंपनी की सहायता से 3 एक्वायर साइकिल उपलब्ध कराई और आकर्षक का केंद्र बनी। साइकिल पर 2 लोग सवारी का कर सकेंगे एक बार में। ये कहाँ देखने को मिलेगी डल झील? आप लोगों को वैसे नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन आप लोगों से सवाल है कि आप लोग बताइए कहाँ है, किस राज्य में है? लड़ाकू विमान के पायलटों के लिए देश में ही बनेंगे एंटी ग्रेविटी सूट। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की शाखा DEBEL ने विकसित की तकनीकें। 4 किलो तक होगा एंटी जी सूट का वजन। देखिए तो अच्छी बात है। देखिए DRDO की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए आपका संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं, तो इसे जरूर देखा करिएगा, आप लोग पढ़ा करिएगा। नागरिकता कानून पर विस्वमन, ये आप देखेंगे इन दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CA का मामला चर्चा में है। इस पर हम लोगों ने एक सामान्य जानकारी देखी हुई है, तो आप लोगों को क्लास भी मिल जाएगी। तो सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें डली हुई है। एक बार इसके बारे में आप लोग सामान्य जानकारी अपने पास रखिए, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा इस तरह के आर्टिकल लिखते रहेंगे तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फिर यह मामला अदालत के साथ ही सार्वजनिक विमर्श के दायरे में भी है, और किसी भी कानून पर नजरिए में भिन्नता बहुत स्वाभाविक है, मगर कुछ दल तत्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों की अवहेलना करते हुए समाज में घृणा और भय फैलाने के साथ
फैलाने के साथ मिथ्या आरोप लगाने में व्यस्त हैं। और कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि सीए संविधान सम्मत नहीं है और अनुच्छेद 114 का उल्लंघन करता है और इसका निर्णय तो शीर्ष अदालत ही करेगी, परंतु इस मामले में भड़काऊ बयानबाजी हैरान करने वाली है। बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे सीए को लागू नहीं होने देंगे, जबकि इस कानून का राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इस संघ सूची का मामला है। शरद पवार इस कानून को लोकशाही पर आक्रमण कर रहे हैं और आप देखिए तो असुद्दीन ओवैसी इस कानून को गोडसे की सोच वाला बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान तो और भी अचंभित करने वाला है। उन्होंने सीए को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में करीब 2.5-3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। यदि इनमें से 1-1.5 करोड़ भी भारत आ जाए तो हम उन्हें कहां बसाएंगे, नौकरी कैसे देंगे? पूरी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। यह 1947 से भी बड़ा प्रवास होगा। क्या यह बयान भड़काऊ नहीं है? केजरीवाल दुष्प्रचार कर रहे हैं। मोदी सरकार विदेशी अल्पसंख्यकों को भारत आने का निमंत्रण दे रही है और जबकि सीए तो उनके लिए है जो संबंधित 3 पड़ोसी देशों में मजहबी प्रताड़ना से परेशान होकर 2014 से पहले भारत आ गए थे। ऐसे शरणार्थियों से कानून एवं व्यवस्था को खतरा पहुंचने की बात करने वाले क्या देश में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति को देखते हैं? राजधानी दिल्ली सहित देश के कई क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं और कुछ घटनाओं पर गौर करें तो 6 मार्च 2021 को दिल्ली एनसीआर में लूटपाट एवं डकैती की दर्जनों वारदात कर चुके आप देखेंगे कि 3 बांग्लादेशी बदमाश 22 अक्टूबर 2020 को राजधानी के कई क्षेत्रों में एटीएम उखाड़ ले जाने वाले बांग्लादेशी, 6 अगस्त 2019 को कर्नाटक की एक डकैती में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले 2 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा था। हरियाणा स्थित नूंह में गत वर्ष शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों में आप देखिए रोहिंग्या मुस्लिम भी शामिल थे। और इसी तरह हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर बल पर हमले के पीछे भी कई रोहिंग्याओं के हाथ होने का आरोप है। और इस ऐसी ही एक अंतहीन सूची है। क्या सीए का विरोध कर रहे लोगों ने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों से जुड़ी इन आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कुछ बोला या उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना? 100 घोषित सेकुलरवादी और लेफ्ट फासिस्ट अवैध रूप से भारत में घुसे उन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने के साथ सम्मानजनक नौकरी सहित अन्य सुख सुविधाएं देने का प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन करते हैं, जिनमें बंधु बांधव अपने मूल देश म्यांमार में असंख्य हिंदू बौद्ध अनुयायियों का नरसंहार कर चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार अगस्त 2017 में रोहिंग्या आतंकियों ने म्यांमार में अलगाववाद से ग्रस्त प्रांत रखाइन में 99 हिंदुओं को तालिबानी तरीके से मौत के घाट उतारकर उनकी महिलाओं का मतांतरण किया था। जांच पश्चात मृत हिंदुओं के शव एक सामूहिक कब्र में मिले। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच दल ने अक्टूबर 2023 में इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किए जाने की अनुशंसा की थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार जघन्य हत्याकांड और जिहादियों को स्थानीय रोहिंग्या मुस्लिमों का समर्थन मिलने के बाद 2017 में म्यांमार सत्ता अधिष्ठान सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ। इसके चलते लाखों रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित ठिकाने की खोज में म्यांमार से पलायन कर गए। और क्या इसके बाद उनके आचरण में कोई बदलाव आया? दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार ने सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था कि म्यांमार से शरणार्थी बनकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार पहुंचे रोहिंग्या मुस्लिम राहत शिविरों में रोहिंग्या हिंदू महिलाओं का जबरन सिंदूर में टाकर, चूड़ियां तोड़कर और मतांतरण करके उन्हें दिन में 5 बार नमाज पढ़ने के लिए विवश कर रहे थे। और स्वयंभू सेकुलरवादियों का यही वर्ग पाकिस्तान के उन अहमदिया मुसलमानों में भी सहानुभूति रखता है जिनका भारत के रक्त रंजित विभाजन में बड़ा योगदान रहा है। और जिस सीए को विवादों में घसीटने का प्रयास हो रहा है वह कानून तो भारत के मानवतावादी बहुलतावादी सनातन डीएनए के अनुरूप है। इजरायली प्रतिकार में तबाह गाजा पट्टी के मुस्लिमों को राहत सामग्री पहुंचाना, संकटग्रस्त अफगानिस्तान को रसद आपूर्ति करना, आपदाग्रस्त तुर्की में ऑपरेशन दोस्त से राहत बचाव करना, कार चलाना इसका जीवंत प्रमाण है। चीनी आक्रमण के बाद भारत में ने तिब्बती बौद्ध अनुयायियों को ऐसी ही सुविधाएं प्रदान की थी। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी मजहबी कारणों से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देते रहे। 1989-90 में अमेरिकी सेनेटर फ्रैंक लॉटेनबर्ग के प्रयासों से अमेरिका ने सोवियत संघ और ईरान के अल्पसंख्यकों को शरण और नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया था। और इस संशोधन के अंतर्गत ईरान में अल्पसंख्यक ईसाई, बहाई और यहूदियों को उनके धार्मिक उत्पीड़न पर शरण और नागरिकता
दी गई और इस तरह ब्रिटेन में राष्ट्रीयता और सीमा अधिनियम के माध्यम से गुलामी मानव तस्करी के पीड़ितों को नागरिकता और शरण देने का प्रस्ताव और है। और इस पृष्ठभूमि में विदेश में मजहबी कारणों से उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू सिख अपनी सुरक्षा के लिए कहीं कहाँ जाएंगे। विभाजन के बाद भारत में जहां मुसलमानों की संख्या 6 गुना से अधिक बढ़ गई है, वहीं पाकिस्तान में हिंदू सिख आबादी 16% से घटकर 2% से कम हो गई। तो बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध आबादी हिस्सेदारी 28% से गिरकर 8% रह गई। अफगानिस्तान में 1970 में 7 लाख गैर मुसलमान थे, जो गृह युद्ध, मजहबी हिंसा और तालिबानी राज में घटकर अंगुलियों पर गिनने लायक हैं। क्या भारत हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों का प्राकृतिक घर नहीं है? इस प्रश्न पर उत्तर सीए में समाहित है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, बलवीर पुंज के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। जो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम है, सीए है, इसमें यह कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई, पारसी हो, इन्हें भारतीय नागरिकता देने की बात कही जा रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो आए हुए 2014 तक, और इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। इसलिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कह रही कि भेदभाव है। अब सरकार कह रही कि वो सभी देश तीनों, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये मुस्लिम बहुल देश है, इसलिए मुस्लिमों को यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बाकी 1955 के जो कानून है नागरिकता का, उसके तहत ये लोग नागरिकता ले सकते हैं, तो उसी का मामला चल रहा है। चुनावी चंदे का चक्रव्यूह। तो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का जो विवरण सार्वजनिक किया है, उसके अनुसार चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि वह केंद्र के साथ कई राज्यों में सत्ता में भी है, और आप उसी को तो चंदा देंगे जो केंद्र में, जिसके पास पावर होगी, जिससे आपका काम निकल पाएगा। चंदा अन्य विरोधी दलों को भी मिला है, लेकिन वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उन्हें मिला चंदा तो जायज है, लेकिन जो भाजपा को मिला है वह नाजायज है। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने की व्यवस्था ने 2 चिंताजनक पहलू उभारे हैं। एक यह है कि कई ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी अथवा आयकर विभाग की जांच चल रही है। अब आप सोचिए उन्होंने किस एवज में दिया होगा, कुछ बचने के लिए दिया होगा ना, क्योंकि ऐसी कुछ कंपनियों को चंदा देने के आगे पीछे ठेके भी मिले हैं, और इसलिए संदेह उभरा है कि वह केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में इन कंपनियों ने अपनी जेब नहीं ढीली की। कांग्रेस ने तो यह कहने में संकोच नहीं किया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा तो धंधा लोग का खेल चल रहा था। सच क्या है यह जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जिन दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला और जो इस तरह से चंदे के लेन देन को गलत मानते हैं, वे उसे वापस कर दें। खैर, दूसरा चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया है जो घाटे में चल रही हैं। अब भाई वो घाटे में चल रही तो क्यों देंगी, ये भी सवाल उठता है। एक पहली यह भी है कि चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वालों में कुछ नामी कंपनियों के नाम नहीं दिखे। क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने किसी को चंदा दिया ही नहीं है, और जिन कुछ कंपनियों को लक्ष्य करके यह कहा जा रहा था कि भाजपा में उनके चंदा उगाही की है, उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को भी चंदा दिया है? क्या उन्होंने भी चंदा उगाही की है? चुनावी बॉन्ड के पहले चंदे की व्यवस्था पूरी तरह अपारदर्शी थी। तब ज्यादातर चंदा नगद दिया जाता था। तब दलों को 20,000 रुपए से कम के चंदे का विवरण ना बताने की छूट थी। इसके चलते कई दल यह बताते थे कि उन्हें करोड़ों का चंदा मिला है, तो लेकिन यह सब 20-20 हजार रुपए से कम यानी कि फुटकर ही रहा था। और कोई भी समझ सकता है कि यह सही नहीं हो सकता है। पहले किसी को यह पता नहीं चलता था कि इसने किसको कितना चंदा दिया है। यह मानकर चला जाना चाहिए कि इसके लिए चलते राजनीतिक दलों को अच्छा खासा काला धन मिलता होगा। और चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था खत्म होने के बाद से भारतीय राजनीति के फिर से काले धन के संचालित होने की आशंका कहीं अधिक बढ़ गई है। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि जनता को यह पता चले कि किसने किसको कितना चंदा दिया है, लेकिन इसकी कोई विश्वसनीय व्यवस्था बनाना आसान नहीं है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता इससे कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था जिस इरादे से लाई गई थी वह पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज कोई यह बताने वाला नहीं है कि चुनावी चंदे की नीचहीन व्यवस्था क्या हो सकती। चुनावी चंदे की साफ सुथरी प्रक्रिया का कोई कारगर सुझाव उनके भी पास नहीं है, जो चुनावी बॉन्ड के विरोध में खड़े थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। चुनावी चंदे का एक तरीका यह भी हो सकता है कि कारोबारी अथवा कंपनियां अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत चुनाव आयोग को दे। फिर वह आप देखते हैं कि आयोग दलों को उन्हें मिली मत प्रतिशत के हिसाब से उन्हें बांटते। लेकिन यदि कोई अपना पसंदीदा दल को ही चंदा देना चाहे तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं कि वे किसी को चंदा ना देना चाहे। क्या उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा? चुनावी चंदे को लेकर यह बात सुझाव बार बार आता है कि सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिले, लेकिन क्या इसके बाद दलों को सरकारी कोष से मिले धन से अधिक खर्च करने से रोका जा सकता है? क्या यह किसी
से छिपा नहीं कि एक बड़ी संख्या में आप प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं और वे खर्च करोड़ों में करते हैं, लेकिन कागजों में लाखों में ही दिखाते हैं। यह आप देखते हैं कि यही आप देखेंगे, यह एक विडंबना है कि सभी इस पर तो जोर दे रहे हैं कि चुनावी चंदे की साफ सुथरी व्यवस्था बने, लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी बने जिसके कोई भी सरकार अपने हित किसी पसंदीदा कारोबारी या कंपनी को नियम कानूनों में ढील देकर ठेका न दे सके और न ही अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन पर अनुचित दबाव डाल सके। आखिर कौन नहीं जानता है कि कुछ कारोबारी कंपनियां किस तरह दल विशेष की सरकार में दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से प्रगति कर जाती है या फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। साफ की समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और खोजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आप देखिए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था इसलिए खत्म की है क्योंकि उसने पाया कि गोपनीयता के अधिकार से सूचना का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अधिकार को खुद सुप्रीम कोर्ट कोई भाव नहीं देता है। इसलिए उच्चतर न्यायपालिका के जज अपनी संपत्ति का विवरण घोषित नहीं करते। इससे ही कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यदि आप राहुल गांधी नहीं है तो शायद यह मानते होंगे कि सारे कारोबारी चोर नहीं होते हैं। आखिर ऐसे जिन कारोबारियों ने चुनावी बॉन्ड कानून के गोपनीयता का वाले प्रावधान के तहत इस भरोसे चंदा दिया होगा, उनका नाम सार्वजनिक नहीं होगा, उनका क्या दोष। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, राजीव सचान के द्वारा लिखा गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जीवन का वास्तविक अर्थ तो हमारे अमूल्य जीवन का मूल्य ब्रह्मांड में उपलब्ध किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं आंका जा सकता है। जीवन वास्तव में समय की पटरी पर चलने वाली एक ऐसी गाड़ी है जिसमें गंतव्य तक पहुंचने का आनंद भी है तो कहीं गत्यारोधकों का त्रास भी है। जीवन में सुख की चाहे कितनी ही सामग्री क्यों ना हो, किंतु छोटी सी प्रतिकूल घटना भी कष्ट उत्पन्न कर देती है। किसी अपने के द्वारा जरा सा अपमानजनक प्रसंग पीड़ा दे जाता है, थोड़ी सी निंदा मन की प्रसन्नता छीन लेती है, किसी के कटु शब्द जीवन में कड़वाहट पैदा कर देते हैं। हम सभी अपने अपने अतीत के साये में घिरे वर्तमान को मानसिक द्वंद्वों से घसीटते हुए वक्त गुजारते हैं और जीवन को जीते कम और ढोते ज्यादा है। नित्य प्रति बहुत कुछ अनदेखा अनचाहा और अनहोना होता है। ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार भाव से जीना ही जिंदा दिली है। ऐसी जिंदा दिली का राज है जो भी मिला उसका आनंद उठाएं। जो भी कुछ अच्छा बुरा शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल मिला है उसी समग्रता से स्वीकार करें। अभिप्राय मात्र इतना ही नहीं है कि जीवन के समस्त क्षणों का प्रत्येक परिस्थितियों का सदुपयोग करने की कला सीखना ही जिंदा दिली से जीना है। हमें अपने जितना स्वीकार भाव की क्षमताओं को बढ़ाएंगे हमारे जीवन उतना ही जीवंत होता जाएगा। यह सदैव स्मरण रहे कि सुख और दुख दोनों ही अपने नहीं है, हमें इनका चुनाव नहीं अपितु दोनों को स्वीकार करना होगा। दुख हमें कमजोर बनाता है और सुख हमें बंधन में ढाल देता है। जिस दिन अप्रिय वस्तु अनचाहा व्यक्ति और प्रतिकूल परिस्थिति का सहयोग और वांछित वस्तु प्रिय व्यक्ति एवं अनुकूल परिस्थितियों का वियोग, इन दोनों को प्रसन्नता से स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन को वास्तविक अर्थ मिल जाएगा। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। एक कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, देख रहे हैं कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सुरक्षित चार धाम यात्रा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस वर्ष मई से शुरू होने वाली है। यात्रा को सुरक्षित व निरापद बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एक भी चुनाव आचार संहिता के बीच शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। कारण यह है कि चार धाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी परिवहन, पुलिस, पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकांश कार्मिक चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे और इन सब के बीच सीमित कार्मिकों से चार धाम यात्रा का सुव्यवस्थित संचालन आसान नहीं होगा। सरकार के निर्देशानुसार सभी संबंधित विभाग व जिला प्रशासक इसकी तैयारियों में जुटे हुए। चार धाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में चिकित्सालय बनकर तैयार हैं और यहाँ उपकरणों की खरीद को स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहाँ चिकित्सक व स्वास्थ्य कार्मिकों की तैनाती की तैयारी चल रही है। चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए संवेदनशील व दुर्घटना संभावित स्थलों पर सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग के संचार संवर्गों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इसका उद्देश्य चार धाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना और आपात स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्य का संचालन करना है। भूस्खलन के कारण यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए आप देखिए भारी मशीनें तैनात की जाएगी। साथ ही यात्रा के लिए 4 अप्रैल से ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है।
सरकार के लिए राहत यह है कि प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले विभाग को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। शहरी कृषि का बढ़ता प्रचलन। तो आप देखिए, जनसंख्या में किसी और शहरीकरण के विस्तार के साथ शहरों में कृषि योग भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। आमतौर पर शहरों में कृषि कर्म का अभाव दिखाई पड़ता है। शहरों में कृषि योग्य व बंजर भूमि का पर भवन, आधारभूत संरचनाओं और कल कारखानों का बसावट होता है। शहरों को खाद्य पदार्थों के लिए सनेट और गांव और पैकेट बंद खाद्य सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में शहरी खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए वैकल्पिक कृषि के रूप में शहरी कृषि का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा में शहरी कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। शहरी कृषि को तीव्र शहरीकरण का उद्धारक माना जाता है। शहरी कृषि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, खाद्य संकट और जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण समाधान माना जाता है। शहरी कृषि के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे किचन गार्डनिंग, रूपटॉप गार्डनिंग, वर्टिकल फार्मिंग, कंटेनर गार्डनिंग, मधुमक्खी पालन आदि। शहरी कृषि में स्वयं उपयोग या बिक्री के लिए उगाए गए खाद्य और गैर खाद्य उत्पाद शामिल है। शहरी कृषि में परंपरागत कृषि की तरह ना तो विस्तृत भूखंड की आवश्यकता होती है, ना ही अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों, सिंचाई के साधन और अधिक श्रमबल की ही दरकार होती है। इसके तहत शहरों में घरों की छत या फिर बालकनी या किसी अन्य खुली जगह खाद्य उत्पादन किया जाता है। वास्तव में शहरी कृषि कंक्रीट के जंगल में हरित भविष्य खोजने का जरिया बन रहा है। यह शहरी आबादी के लिए पौष्टिक और सुरक्षित भोजन तक पहुंच को सुनिश्चित कर खाद्य जरूरत के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। इसके जरिए शहरवासी किसी भी वक्त ताजे फल एवं सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर शहरों में जो सब्जियां पहुंचती हैं वह ताजी नहीं होती हैं, उन्हें फ्रिज के सहारे ताजा रखा जाता है। वह सब्जियों और फलों के उत्पादन में कीटनाशकों के प्रयोग से भी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। शहरी कृषि पूरी तरह जैविक होती है। शहरी कृषि से होने वाला उत्पादन लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्योंकि अब उन्हें फल सब्जियों को लाने के लिए बार बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे समय और धन की बचत होती है। चूंकि इस तरह की खेती शौक से की जाती है, इसलिए समय का कुशल उपयोग भी होता है। शहरी कृषि के जरिए खेती करने की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने में कामयाबी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने स्तर से जलवायु संकट के खिलाफ योगदान भी दे पाते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये भी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना जो टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो देख लिया करिएगा। घातक होती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया, अच्छा लिखा गया, इसे जरूर पढ़ना चाहिए आपको। हालिया इतिहास में दुनिया की जलवायु को लेकर इतने बड़े संकट की चेतावनी शायद ही कभी जारी की गई हो, और बढ़ती गर्मी के कारण पृथ्वी अब पिघलने को है। और यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में दी है। रेड अलर्ट के रूप में जारी रिपोर्ट में इस वैश्विक संगठन ने कहा कि वर्ष 2023 में ग्रीन हाउस गैसों, भूमि एवं पानी के तापमान और ग्लेशियरों एवं समुद्री बर्फ के पिघलने की दर में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के वर्कस दुनिया की चाल बदलने के बारे में हो रही कोशिशें नाकाफी हैं। नतीजन ब्रह्मांड के इकलौते जीवनदायी ग्रह यानी पृथ्वी का भविष्य संकट में है। और आप देखिए, इस चेतावनी से जुड़े कई सवाल और आशंकाएं हैं, और जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी है। लेकिन असली चिंता यह है कि जलवायु परिवर्तन के अभी जो हालात बने हैं, क्या आने वाला गर्मी का मौसम उसमें आग में घी का काम करेगा? अगर ऐसा हुआ तो आप देखिए, सच में स्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी कि पृथ्वी भले ही आगे भी बची रहे, लेकिन इस पर मनुष्य की जीवित बचना मुश्किल होगा। टूटने के कगार पर एक और बाधा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि पृथ्वी के तापमान को औद्योगिकरण से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सीमित करने का जो समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस संधि में हुआ था, वह अब टूटने के कगार पर है। इसकी वजह है कि 2023 में तापमान का यह स्तर 1.48 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2.66 फ़ारेनहाइट को छू गया है। इसका मतलब है कि पेरिस समझौते की आस अब खत्म होने को है। और यह ही नहीं, जो रिकॉर्ड गर्मी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पिछले 12 महीनों में महसूस की गई, उसे देखते हुए यह कहना बेईमानी नहीं है कि जलवायु से जुड़े हालात बेकाबू हो गए हैं। हम पर कहर कभी भी टूट सकता है। और इसमें आप देखते हैं कि संदेह नहीं है कि मानव इतिहास के क्रम में आज दुनिया अपने सर्वाधिक विकसित दौर में है।
इसमें इंसान ने तमाम ऐसे प्रबंधन कर लिए हैं कि जिनमें वह किसी भी खतरे से खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि औद्योगिकरण के बल पर अर्जित विकास का यह शीश पिछले 200 वर्षों की तरक्की की देन है। पृथ्वी के लाखों लाखों वर्षों के विकास के क्रम में शामिल यही छोटा दौर भी है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के भयानक उत्सर्जन से लेकर पृथ्वी के सभी संसाधनों के अतिशय दोहन के सतत जारी सिलसिले ने इस ग्रह के सामने बेसारे संकट एक साथ पैदा कर दिए हैं जो इससे पहले कभी नहीं थे। कहा जा सकता है कि अगर पृथ्वी पर 200 वर्षों के विकास का यह दौर नहीं आया होता तो बहुत संभव था कि अगले लाखों वर्षों तक यह ग्रह और इस पर निवास कर रहे मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों के सामने बेसारे खतरे नहीं होते जो आज एक आसन्न संकट के रूप में दिखाई देते हैं। आखिर वे संकट कौन से जिन्होंने पृथ्वी और इस पर बसी सभ्यता का भविष्य लगभग चौपट कर दिया है। गरीबों और किसानों पर बदलाव की मार। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ताजा वैश्विक रिपोर्ट जलवायु की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता, सतह का तापमान, समुद्र की गर्मी एवं अम्लीकरण, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, समुद्री बर्फ एवं ग्लेशियर पिघलने जैसी कई जलवायु परिवर्तन सूचकांकों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इन सारी वजहों से दुनिया में भीषण गर्मी यानी कि लू की लहरों, बाढ़ की तीव्रता एवं बारंबारता, सूखे की घटनाओं, जंगलों की आग और तेजी से बढ़ते चक्रवातों के कारण होने वाली आपदाओं की संख्या बढ़ गई है और इससे दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है और एक साल की अवधि में ही अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। इन जलवायु परिवर्तनों की सबसे बड़ी मार गरीबों और किसानों, असमानता झेल रहे वर्गों के अलावा अन्य जीव जंतुओं पर पड़ा है। इस वजह से चूंकि खाद्यान्न उत्पादन में जटिलताएं पैदा हो रही हैं, इसलिए दुनिया में खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। जनसंख्या विस्थापन और जैव विविधता की हानि जैसे संकट पैदा हुए हैं जो दुनिया की कमजोर और वंचित आबादी की जिंदगी को पहले से ज्यादा कठिन बना रहे हैं। निसंदेह विकास का जो मॉडल मानव ने बीते 2 सदियों में अपनाया है, उसके कारण बीतता हुआ हर एक साल पहले की तुलना में ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अत्यधिक गर्मी सिर्फ धरती की सतह और समुद्र का तापमान भर नहीं बढ़ाती है, इसलिए इसके कारण दुनिया प्रकृति के और ज्यादा अतिवादी बदलाव देखने को मजबूर होती है। इनमें बाढ़, भारी बारिश और आप देखिए चक्रवाती तूफान, भीषण बर्फबारी के अलावा लू की घटनाओं में इजाफा होता है और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है रहा और जिसने पिछले कुछ अरसे से में प्रचंड गर्मी का प्रकोप ना झेला हो। कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया के लोग ऐतिहासिक गर्मी की शिकायत कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप देखिए भारत, पाकिस्तान से लेकर यूरोप एवं मध्य पूर्व के देशों में भी गर्मी के कारण परेशानी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की असली विलेन। इसमें संदेह नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग ही धरती का ताप बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार समस्या है। सिर्फ पृथ्वी की सतह ही नहीं बल्कि उन महासागरों का पानी तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मा गया है जो असल में पृथ्वी के बढ़ते तापमान को सोखने का काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में कई ठंडे देशों तक में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर गया है और ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा के पक्षधर विज्ञानियों का कहना है कि कभी तेज गर्मी, कभी भारी बारिश, कभी भयानक ठंड और बर्फबारी यही तो धरती के गर्म होने के असली सबूत हैं। ग्लोबल वार्मिंग ही पृथ्वी की जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन लाने वाली परिघटना है। इसी के असर से पृथ्वी के कुछ हिस्से में तेज और अप्रत्याशित गर्मी पड़ती है, जो कुछ इलाकों में बड़े तूफान और भारी बर्फबारी के भयावह दृश्य उपस्थित होते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि जो इलाके ठंडे और बर्फ के लिए जाने जाते हैं वहां सर्दी ही कायम रहे। अब इसके उलट भी हो सकता है, यानी भारत जैसे गर्म मुल्क अत्यधिक ठंडे और बर्फ की चपेट में आ सकते हैं और रूस के ठंडे इलाकों में सूरज की तेज गर्मी भारी तहस नहस कर सकती है। कुछ वर्ष पूर्व साइंस जर्नल नेचर में छापी एक रिपोर्ट में मौसम विज्ञानी जादाह कोहेन ने गर्मी और अतिवादी मौसमी बदलाव के बीच संबंध की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि तेज गर्मी के कारण ध्रुवीय इलाकों में जमी बर्फ तेजी से पिघलती है और साथ ही समुद्री पानी का तेजी से वाष्पीकरण होता है। इससे आप देखिए वायुमंडल में भारी मात्रा में जलवाष्प जमा हो जाता है और जो कई मौसमी बदलाव करती रही है और इसने समुद्री जलधाराओं की गति बढ़ा दी है और समुद्री तूफानों की बारंबारता में इजाफा कर दिया है। वायुमंडल में आप देखिए मौजूद नमी रूपी यह जलवाष्प ही ठंड की तासीर को इतना बढ़ा देती है जिससे कई देश भारी बर्फबारी से परेशान हो जाते हैं। दुनिया भर के विज्ञानी इस बात पर एकमत हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ेगा, सूखे
बाढ़ तूफान की बारंबारता में तेजी आएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर उठेगा, बीमारियों में इजाफा होगा, तापमान में यह उतार चढ़ाव खेती पर भी असर डालेगा, जिससे दुनिया में 40 करोड़ लोग भुखमरी की चौखट पर पहुंच सकते हैं। विश्व बैंक के मत में यदि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में और देरी की गई तो आगे चलकर हमें इस विलंब को 20 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का ज्ञान और टेक्नोलॉजी है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इसमें देरी घातक होगी, क्योंकि तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होगी। भावी पीढ़ी सारी तरक्की के बावजूद बचाव या रोकथाम करने में नाकाम होगी। एक आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में इसमें याद रखिएगा, विश्व बैंक की बात हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एक आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, विश्व मौसम विज्ञान की, WMO की, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, 23 मार्च 1950 में स्थापना हुई थी, 23 मार्च 1950 में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आपदा एक और नुकसान अनेक। कहने को तो बढ़ते वैश्विक तापमान से जुड़ी आपदा गिनती में एक ही है, लेकिन इसके नुकसान चौतरफा है। इसके असर से चलती लू बड़ी संख्या में आप देखिए लोगों की जान ले रही है और कामकाज का नुकसान हो रहा है, और अंततः अर्थव्यवस्था की चाल बनाए रखने वाली आर्थिक विकास दर जीडीपी प्रभावित हो रही है। जहां तक लू से होने वाली मौतों का प्रश्न है तो इसका एक आंकड़ा लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ मैगजीन ने दिया है। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2019 तक दक्षिण एशिया में लू चलने से सालाना औसतन 1,10,000 लोगों की जान गई है, और इसमें भी ज्यादा खतरा भारत पाकिस्तान जैसे देशों में रहा है। इस बारे में वर्ल्ड वेदर एक्टिव्यूशन विज्ञानियों का मत है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत और अफगानिस्तान में लू का खतरा 30 गुना तक बढ़ गया है। इसकी एक पुष्टि भारतीय मौसम विज्ञान के इस आंकड़े से होती कि सन 2000 से 2019 के बीच हर साल औसतन 24 दिन लू वाली रहे, जबकि इससे पहले 20 वर्षों में यह औसत 10 दिनों का ही रहता था। और जहां तक गर्मी से कामकाज को होने वाले नुकसान की बात है तो ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक शोध के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली में तापमान जब बहुत बढ़ जाता है तब आप देखिए हर घंटे कम से कम 15 से 20 मिनट के कामकाज का नुकसान होता है। एक अध्ययन के अनुसार आप देखते हैं कि गर्मी की वजह से 1980 में यदि कामकाजी घंटों का 10% नुकसान हो रहा था तो अब यह आंकड़ा बढ़कर 15% हो गया है। आंकड़ा यह भी है कि 2030 तक यह नुकसान और बढ़ेगा, और तब देश की कुल जीडीपी को 2.5% का नुकसान सिर्फ गर्मी के नतीजों के कारण होगा। समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन, ये सब आप देखते हैं कि बहुत प्रभावित कर रहे हैं और हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। चुनावी समस्याओं के समाधान की गारंटी खरी खरी तंज कसा जा रहा है। बाकी आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा भी इसमें चुनाव में दिखाई दे रहा है। देखिए जातियों की गणना की बात हो रही कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है, और आप सभी जानते हैं कि 1931 में अंतिम बार जनगणना हुई थी जातियों की। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी, 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। वैश्विक बाजार में बढ़ रही है फल सब्जी की मांग। अप्रैल से फरवरी के दौरान 15.38% बढ़ा इनकी खेती करने वाले किसानों को हो रहा है इसका फायदा। नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक जा रहे हैं फल और सब्जियां हमारे। चालू खाता घाटा दिसंबर तिमाही में घटकर 10.5 अरब डॉलर पर है। 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में यह 16.8 अरब डॉलर था। शुद्ध एफडीआई प्रवाह अप्रैल दिसंबर में 8.5 अरब डॉलर था। आरबीआई कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक भी हमारी राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है, रिपोर्ट कह रही है। 5,000 करोड़ का निवेश करेगी तेंदुलकर की कंपनी, पूर्व क्रिकेटर है ना। रबी फसल का 5 लाख टन प्याज खरीदेगी केंद्र सरकार। लग्जरी घरों की बिक्री में 51% की बढ़ोतरी हुई है। S&P ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। एडा ने पॉलिसी वापसी शुल्क से संबंधित नियम में बदलाव किया। मुंबई में रहते हैं एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति। 271 अरबपतियों के साथ जर्मनी को पछाड़ भारत तीसरे स्थान पर। फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र 39 अरबपतियों के साथ सबसे आगे है। होरोन सूची 2024 में मुंबई में बीजिंग को पीछा छोड़ा। भारत में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी पहले नंबर पर है। भारत की बात हो रही है, चलिए याद रखा करिएगा ये।
ये विजयपत सिंघानिया ने पुत्र गौतम के साथ 16 से किया इनकार। विजयपत सिंघानिया ने एक वीडियो संदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की। गौतम का मकसद मेरी तस्वीर लेना और मीडिया को गलत संदेश देना था। उद्योगपति है ना, इनके बीच भी विवाद चल रहा है। अब न्यूजीलैंड ने साइबर जासूसी के लिए चीन पर साधा निशाना। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच मनीला पहुंचा समुद्री पहरेदार। 3 दिनी यात्रा में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा भारत का तटरक्षक जहाज। दक्षिण चीन सागर देखना है तो देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको दक्षिण चीन सागर देखने को मिलेगा। चाइना से अपना हिस्सा बताता है ना। ताइवान ने अपनी रक्षा प्रणाली को परखा चीन के बढ़ते तनाव के बीच। यूएन की गाजा में तुरंत युद्ध विराम बंधकों की रिहाई की मांग हो रही है। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में रहे 14 सदस्य। इजराइल का मित्र अमेरिका प्रस्ताव से रहा अनुपस्थित। यही तो रहता है। इसमें आप देखते हैं कि 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, तो 14 पक्ष में है, एक अमेरिका इससे अनुपस्थित रहा, तो आप देखिए वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो इन 5 सदस्यों को, जो स्थायी सदस्य है ना, उन्हें एक मत होना चाहिए। कोई प्रस्ताव अगर पास करवाना है तब जाकर प्रस्ताव पास होता है, और हर बार कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। स्थायी सदस्यों में आप देखें चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, इसमें देखने को मिलेगा। इसमें सुधार करने की इसलिए तो बात होती है कि इसमें सुधार होना चाहिए। एक प्रख्यात भारतवंशी गणितज्ञ टी.एन. सुब्रमण्यम की डेथ हो गई है, और जीएम कारों के लिए करती है मॉडल बनाया था इन्होंने। वह जनरल मोटर्स की साइड के सर्वर की मुख्य शिल्पकार भी थे। चलिए, तो उन्हीं की डेथ हो गई। सुब्रमण्यम 1979 में अमेरिका में बस गए थे। अब आप देखेंगे ये खेल का क्षेत्र है। अब आईपीएल पुरुषों का भी चलने लगा है, अभी महिलाओं का खत्म हुआ है। विश्व कप क्वालिफायर्स के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए आप देखेंगे। कई गोल्फर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अनिर्वाण कह रहे हैं। डी मारिया को मिली धमकी। अर्जेंटीना की विश्व कप विजेता है ना, उन्हीं का बात हो रही है। साकिब की टीम में वापसी। ऑल राउंडर है साकिब अल हसन को। आंख की समस्या के बाद आप देखते हैं। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी। ओलंपिक की दौड़ से बाहर बजरंग को मिलेगी वित्तीय सहायता। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक की दौड़ से बाहर होने के बावजूद पहलवान बजरंग पूनिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अनुरोध को मंगलवार को अनुमति दे दी है। क्षेत्रीय के गोल के बावजूद भारतीय टीम हारी। आप देखिए, निचली रैंकिंग के अफगानिस्तान ने मंगलवार को यहां 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारत को 2-1 से शिकस्त दी है। स्वस्थ रहिए, ये भी जरूरी है। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो दुनिया के सबसे भीषण विमान हादसे में गई थी 583 लोगों की जान। 1977 में आज ही के दिन स्पेन के टेनेराइफ रनवे पर 2 बोइंग 747 आपस में भिड़ गए थे। इस हादसे में 583 लोगों की मौत हुई थी। इसे विमान इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटना मानी जाती है। खराब संचार एवं कोहरे की वजह से कम दृढ़ता हादसे की मुख्य वजह मानी गई थी। बॉस्टन न्यूयॉर्क के बीच पहली लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल। 1884 में आज ही के दिन बॉस्टन और न्यूयॉर्क के बीच पहली लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल की गई थी। बॉस्टन में अमेरिका बेल टेलीफोन कंपनी की शाखा प्रबंधक ने न्यूयॉर्क में अपने सहकर्मियों को कॉल किया था। बेल टेलीफोन कंपनी ने 1901 में लंबी दूरी के टेलीफोन के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। भारतीय सिनेमा के महान पटकथा लेखकों में नहीं रहे हैं नवेंदु घोष। पटकथा लेखक नवेंदु घोष का जन्म 1917 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के अब ढाका बांग्लादेश में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन पर लिखी उनकी किताब डाक दिए जाए उन्हें बंगाल के साहित्यिक क्षेत्र में स्थापित किया था। विभाजन के बाद वह बॉम्बे आकर बिमल राय की टीम से जुड़ गए। बाप बेटी फिल्म में से बातों और पटकथा लेखक अपनी करियर की शुरुआत की। देवदास, सुजाता, वंदनी,
अभिमान, आर पार, तीसरी कसम जैसी कई फिल्मों की पटकथा लिखी। 15 दिसंबर 2007 को उनकी डेथ हो गई थी। कंटिन्यूअस, हांगकांग में आप देखिए विक्टोरिया हार्बर के सामने तमर पार्क में जापानी आर्ट कलेक्टिव टीम लैब का एक आप देखिए इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसे कंटिन्यूअस नाम दिया गया। इसके विशाल अंडे के आकार की लगभग 200 चीजें हैं। ये संगीत के आधार पर रंग बदलती हैं। यह आर्ट एंड एट द रेट हार्वर्ड पहल का अंग है जो कि लोगों को के आकर्षण का केंद्र है। मस्तिष्क की संरचना से होगी बेचैन व्यक्ति की पहचान। एआई के उपयोग से दिमाग की कार्टेक्स की मोटाई और गहराई की होगी पड़ताल। इसके आधार पर इलाज में विशिष्ट क्लिनिकल रणनीति बनाना होगा आसान। मस्तिष्क की संरचना को एआई के प्रयोग का होगा इलाज। एआई के प्रयोग का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। आजकल आप देखिए हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करेगा। डायबिटीज के नियंत्रण से कम हो सकता है डेमेंशिया का खतरा, अनुसंधान कह रहा है। 5000 साल पहले इस भिवानी से बहती थी कोसी की नदी, मिले प्रमाण। तिगडाना में चल रहे उत्खनन के दौरान यहाँ इस नदी के होने के प्रमाण मिले हैं। मिताथल तिगडाना व प्रेमनगर गांव के पास 300 मीटर पानी के बहाव के प्रमाण मिले हैं। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने 3 स्थानों के से लिए हैं सैंपल। तिगडाना के उत्खनन से 5000 साल पुरानी सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों की जीवन शैली को उजागर किया जा रहा है। साथ ही बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ और हरियाणा के केंद्रीय विद्यालय महेंद्रगढ़ मिलकर इस क्षेत्र के 5000 साल पुराने वातावरण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के विज्ञानी डॉक्टर अनिल पोखरिया ने तिगडाना पुरास्थल के बाद पास से 3 स्थलों से सैंपल एकत्रित किए। इस सैंपल्स के माध्यम से क्षेत्र में उस समय के वातावरण का पता लगाया जब जाएगा। वातावरण में अब तक किस प्रकार बदलाव हुआ है इसका भी अध्ययन किया जाएगा। यहाँ से प्राप्त पुराने फराक कणों का अध्ययन करने के बाद यहाँ के समय के मानव जीवन और वातावरण के संबंधों पर प्रकाश डाला जाएगा। इस क्षेत्र में पहली बार मानव और वातावरण के सीधे संबंधों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। तिगडाना की खेड़े में शुरू हुई खुदाई में हड़प्पाकालीन दीवार मिली है। वर्ष 1974-75 में तिगडाना की हड़प्पाकालीन गांव के रूप में पहचान हुई थी। होमवर्क से तंग आकर पिता ने पुलिस को किया कॉल। देख लीजिए, ये वॉशिंगटन की घटना है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो पढ़ सकते हैं, ये लोग देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग बताइए, जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से पढ़िए, पूरी अपनी ईमानदारी लगाइए 100%। अपने आप को झोंक दीजिए अपने काम में। धन्यवाद।